तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम पिछला क्लास में क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 2 का एक क्लास हो चुका है, ठीक है। और ये आज जो है वो दूसरा क्लास है, चैप्टर नंबर 2 का, अध्याय 2 का आज दूसरा क्लास है। तो अगर आपने अभी तक पीछे का क्लास नहीं किया तो जा करके पीछे का क्लास कर सकते हैं, आपके अपने चैनल पे वीडियो रखा हुआ, ठीक है। आराम से क्लास करेंगे, बारीकी से इतिहास का अध्ययन करते चलेंगे। इतिहास के बारे में जो लोगों की मनसा है रटने रटाने का, वो मनसा भी टूटेगा, है ना। तो आप अगर कंपटीशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी यूपीएससी के बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर वैसे भी इतिहास की जानकारियाँ होनी चाहिए लोगों को। आखिर का हमारे पूर्वज की स्थिति क्या थी, भारत का ये जो वर्तमान समय में बेरोजगारी की समस्या या आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर है भारत का, उसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है, क्या कारण हो सकता है। तो बहुत सारे आपके सवालों का जवाब मिलेगा। ब्रिटिश कौन थे, भारत को गुलाम कौन किया था, क्यों किया था, भारत को आज़ाद कैसे मिला, उसके पहले की स्थिति क्या थी भारत की। तो बहुत कुछ जानकारियाँ मिलता है इतिहास से, है ना, जैसा कि हम पिछला चैप्टर में डिस्कस भी किए हैं। और एक मनसा जो है वो रटने वाला, जो जो लोग कहते हैं रटने का मनसा, इतिहास को रट करके याद किया जाता है, तो वो रटने वाला मनसा पे भी हम नियंत्रण करेंगे, यानी कि सब चीज़ों को रट करके याद नहीं किया जाता है। आप यहाँ अच्छे से जानेंगे किस प्रकार से इतिहास को समझ करके भी याद किया जा सकता है, लाइन बाई लाइन, ठीक है। तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव का चित्र दिया हुआ है ना, रॉबर्ट क्लाइव। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल करके। जो बंगाल का प्रथम गवर्नर रहेगा, एक क्लर्क के रूप में काम करता हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क के रूप में काम करने वाला एक व्यक्ति संपूर्ण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखता है। वो किस प्रकार से नींव रखेगा, ठीक है, देखेंगे। वो हम व्यापार से युद्ध तक का सफ़र कैसे तय करेगा। कंपनी, एक व्यापार करने आई कंपनी जो है वो युद्ध करना शुरू कर देगा बंगाल में, किस प्रकार से, ठीक है। 18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। टकराव का कारण क्या था, हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं कि फरमान मिला था मुगल बादशाह से। वो फरमान का जो था वो गलत उपयोग कर रहा था दोस्तों, ठीक है। फरमान मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री व्यापार करने के लिए, और वो खुद तो व्यापार करता ही था, और उसके बाद जो है चुंगी को बेचना शुरू कर देता है ना। तो यहाँ जो है बंगाल के राजस्व में पैसा जाना कमेगा, और बंगाल के राजस्व में जब पैसा कमेगा तो बंगाल के नवाब जो है वो विरोध करेंगे, और यही विरोध का परिणाम स्वरूप जो है बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होगा, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे, है ना। मुर्शीद कुली खान नामक एक व्यक्ति स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना करेगा, है ना। देखिए आगे चर्चा किया हुआ। उस समय दूसरा क्षेत्र ताकतें की स्थिति भी ऐसी ही थी, मतलब दूसरे क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। हम बात किए हैं पीछे के क्लास में कि किस प्रकार से भारत में जो है, किस प्रकार से भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य का उदय होता है ना। पीछे के क्लास में हम डिस्कस किए हैं कि भारत के क्षेत्र में किस प्रकार से स्वतंत्र राज्य का उदय होगा। और देखिए हम यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है डिस्कस करना ये, ठीक है। जैसे बताए थे, इधर दिल्ली, दिल्ली में मुगल बादशाह का शासन रहेगा, है ना। और दिल्ली के बाद, रुकिए हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं तब क्लियर दिखेगा, है ना। तो ये देखिए दिल्ली का क्षेत्र है, दिल्ली में मुगल बादशाह रहेंगे। इधर मराठा स्वतंत्र राज्य का घोषणा करेगा, दक्षिण में मैसूर स्वतंत्र राज्य का घोषणा करेगा, हैदराबाद का निजाम जो है स्वतंत्र राज्य का घोषणा करेगा, बंगाल में मुर्शीद कुली खां, और लखनऊ के नवाब जो है, लखनऊ में बुरहानुल मुल्क भी स्वतंत्र राज्य का घोषणा करेगा। इधर पंजाब में सिख राज्य का उदय हो जाएगा। इधर सिंध और बलूचिस्तान का क्षेत्र भी लगभग मुगल बादशाह के हाथ से निकल चुका था। तो भारत इतना टुकड़ा में जो है वो क्षेत्रीय राज्य का उदय हो चुका था, भारत टुकड़ा में विभाजित हो गया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 1707 में अहमदनगर के किला में औरंगजेब की मृत्यु होता है, और उसके बाद भारत जो है वो ताश के पत्तों की तरफ बिखरना शुरू हो जाता है। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतें की स्थिति भी ऐसी ही थी, है ना। मतलब भारत जो है वो इतना पार्ट में टूट चुका था।
मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो सबसे पहले बंगाल का नवाब जो है जो है स्वतंत्र नवाब जो है ब्रिटिश, ये मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ही नियुक्त करता है, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु होता है तो वो दिल्ली से स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। उसके बाद अलीवर्दी खां नवाब बनेगा, उसके बाद बहुत सारा और भी शासक चेंज होगा और अंततः सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनेगा, जो अलीवर्दी खां का नाती था। ठीक है, ये सभी शक्तिशाली शासक थे जिनका नाम का चर्चा किया ऊपर। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। रियायतें मतलब छूट होता है, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट दिए थे मुगल बादशाह, और चूंकि उससे बंगाल को घाटा जा रहा था, टैक्स कम रहा था और राजस्व में पैसा नहीं जा रहा था, इस कारण वो बोला हम तुमको छूट नहीं देंगे। व्यापार का अधिकार देने वाले कंपनी से नजराने मांगे, उसे ठीक सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसके किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। ठीक है, तो इस प्रकार का काम करने लगे बंगाल के नवाब जो है, उस पर रोक लगाने लगे, कई पाबंदियां लगाना शुरू कर दिए। व्यापारिक कंपनियां को बोलते हैं कि तुम व्यापार करने के लिए आए तो तुम सिर्फ व्यापारी पर ध्यान दो, फालतू चीजों में तुम चाय चपट मत करो ज्यादा, है ना। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व वसूली कम होती जा रही है। ऑब्वियसली बात है, हम अभी बताए हैं कि टैक्स चोरी वगैरह करता था, नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। ठीक है, अब राजस्व वसूली में जैसे फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट मिला था ये मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उससे क्या करता था व्यापारी जो है अपना पर्सनल व्यापार भी करता था। ठीक है, तो पर्सनल व्यापार करेगा तो उससे तो घाटा तो जाएगा ही बंगाल के नवाब को। तो इस प्रकार की स्थिति जब उत्पन्न हो रही थी तो बंगाल के नवाब इसका विरोध कर रहे थे। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, उसके अफसर ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब पर उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। नवाब को नवाब समझा ही नहीं, उसके अधिकारी जो है वो अपने आप को एक नवाब से भी बड़ा मानता था, नवाब का बात सुनता ही नहीं था, ना अपमान करने से किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटा ब्रिटिश अधिकारी से। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को बेतुकी मांगे से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा। उसका बोलना था कि जो स्थानीय अधिकारी जो है वो बेफिजूली का टैक्स मांगते रहते हैं उससे, और वो बेफिजूली के टैक्स के चक्कर में कंपनी का व्यापार बर्बाद हो रहा है, और हम अलग से अभी राजा को टैक्स दें तब हमारा व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा। व्यापार तभी फल फूल सकेगा जब सरकार शुल्क हटा ले। वही बताए ना कि बोलेगा कि इतना टैक्स लगेगा तो हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा, हम करेंगे क्या। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किले का पुनर्निर्माण करना होगा, है ना। जब ताकत बढ़ेगा व्यापारियों का तभी ना वो बहुत सारे क्षेत्र में व्यापार कर सकता है, आधिपत्य जमा सकता है, एकाधिकार जमा सकता है बाजार पर। है कि बाजार पर जब एकाधिकार हो जाएगा बाबू, तो बाजार पर एकाधिकार हो जाएगा, जो कंपटीशन में कोई दूसरा दुकान रहेगा ही नहीं, मोहल्ला में एक ही दुकान रहेगा, तो जो खरीदेगा वही दुकान से खरीदेगा, 2 रुपये रेट एक्स्ट्रा चढ़ा करके बेचेंगे। तो ब्रिटिश को वही लग रहा था कि वो हम कैसे करेंगे, एकाधिकार कैसे प्राप्त करेंगे, तो गांव को खरीदेंगे, किलाबंदी करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जब करेंगे तो हमारा ताकत में वृद्धि होगा और वो हम एकाधिकार बाजार पर करने में हम सफलता मिलेगा हमको। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए, अंततः इन टकराव के परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध हुई हुआ। ठीक है, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह टकराव बढ़ता गया, और यही कारण जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। ठीक है, कठपुतली क्या होता है, कठपुतली ये देखिए ना, कठपुतली कह करके बंगाल के नवाब को ट्रोल करेगा, है ना। एक खिलौना होता है जिसे आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है ना, उसे मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो प्रयोग करेगा मीर कासिम के लिए कठपुतली, सॉरी मीर जाफर के लिए, है ना। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का अपना सेनापति रहेगा, उसके लिए कठपुतली शब्द प्रयोग करेगा। तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, अलीवर्दी खां उनका नाना जी थे, नाना जी की मृत्यु के बाद नाती, उनकी अपनी कोई पुत्र नहीं था, 2 बेटी थी, तो सिराजुद्दौला को उस हिसाब से वो नवाब बना देते हैं, और एक बेटी का जो पुत्र रहेगा राजबल्लभ उसको नवाब नहीं बनाते हैं, इस कारण वो दुश्मन हो जाता। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था,
सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसे कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधा आसानी से देने में आनाकानी न करे। अब सिराजुद्दौला जो थे वो एक आत्मनिष्ठा और मतलब ब्रिटिश के इशारों पे चलने वाले नवाब नहीं थे। ठीक है, वो अपना मर्जी चलाते थे, स्वतंत्र सत्ता चलाना चाहते थे। और ब्रिटिश को अपना व्यापार को बढ़ावा के लिए एक ऐसा नवाब चाहिए था जो उसके इशारों पे चले, उसको टैक्स में छूट दे, तभी ना उसका व्यापार बढ़ेगा। तो सोच रहा था किस प्रकार से हमको इससे हटाया जाए और किस प्रकार से नया नवाब को बैठाया जाए। ठीक है, कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों से किसी को नवाब बना दिया जाए। ठीक है, वही बोले ना कि दूसरों को नवाब बनाने के लिए सोचा और जिसको कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करेगा। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी के उसके राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे। जब वो षड्यंत्र करना शुरू करेगी राजनीति में, राजा के अंदर घर में राजनीति करना शुरू करेगी, तो राजा हिदायत देंगे कि हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ और नहीं तो तुमको हम निकाल करके फेंक देंगे बाहर कंपनी को। ठीक है, और किलाबंदी जो ये कर रहे हो उसको रोको पहले, और बाकायदा राजस्व चुकाओ पहले तुम। ठीक है, हमारे घर का मामला में टांग मत अड़ाओ। कंपनी ने सोचा कि नया शासक बन जाएगा जो उसके इशारों पे चलेगा तो उसको फायदा होगा, लेकिन यहाँ मामला गया उलट, उल्टे बेचारे पड़ गया। जब दोनों पक्ष पीछे पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। जब ब्रिटिश जो है बोला कि नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, है ना, वो बोला हम राजस्व भी नहीं चुकाएंगे और किलाबंदी भी नहीं रोकेंगे, तब जा करके नवाब जो है अपने 30,000 सिपाही के साथ जो है कासिम बाजार, है ना, कासिम बाजार बंगाल का ही क्षेत्र था, वहाँ ब्रिटिश कंपनी पर हमला कर देते हैं। नवाब की फौज अपनी कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिए, गोदाम का ताला तोड़ दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए, अंग्रेजी जहाज को घेर लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा कर उधर का रुख किया। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर बात यह था कि ब्रिटिश जब नवाब का बात नहीं माना तो वो क्या करते हैं, ब्रिटिश पर एक तरीके से ब्रिटिश का जितना भी फैक्ट्री रहेगा कलकत्ता में सब पर वो हथियार हथियार अधिकार कर लेंगे बंगाल के नवाब, और ब्रिटिश को भगा देंगे बाहर, है ना। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया। ठीक है, हम बता रहे थे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब नवाब का आंतरिक मामला में टांग अड़ाएगा तो नवाब उसको हिदायत देंगे, जब नहीं सुनेगा और उसके बाद हिदायत के बाद बोलेंगे सबसे पहले तुम अपना टैक्स चुकाओ, जो तुम हमारा आंतरिक मामला में इंटरफेयर कर रहे हो। उससे पहले टैक्स भी नहीं चुकाएगा, आंतरिक मामला में इंटरफेयर भी नहीं करना छोड़ेगा। नवाब क्या करेंगे, मजबूरन उस पर हमला कर देंगे। हमला कर देंगे, संपूर्ण बंगाल में जितना भी ब्रिटिश कंपनी था सबको, सब कंपनी पर अधिकार कर लेंगे, सब क्षेत्र पर। उसके ब्रिटिश अधिकारियों को पकड़ करके जेल वगैरह में डाल देते हैं और ब्रिटिश को भगा देते हैं, उसके जहाज पर कब्जा कर लेंगे। अंततः ब्रिटिश भाग करके ये जो यहाँ एक फुल्टा द्वीप रहेगा, ठीक है, गंगा नदी के मुहाने, हुगली नदी के मुहाने, ब्रिटिश बेचारा जान बचा करके भाग करके हुगली नदी के मुहाने पर एगो फुल्टा द्वीप है, वहीं जा करके अपना आवास बनाता है ना, वहीं जा करके अपना आवास बनाएगा। और वहाँ से दक्षिण भारत मद्रास में तैनात जो कंपनी रहेगा वहाँ सेना सूचना भेजेगा कि यहाँ आइए बंगाल में, बंगाल में तो यहाँ जो है तांडव मचा के रखा हुआ है बंगाल के नवाब, ब्रिटिश को जो है सबको बाहर निकाल दिया, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव अपने सेनाओं के साथ उत्तर भारत की तरफ रवाना होता है। रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव अब कौन था जी, तो आगे चल करके हम देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। देखिए ये कुछ एक फिगर दिया हुआ उसको देख लेते हैं। महान्यालय, कक्षा, ईस्ट इंडिया हाउस, लैंडसॉल स्ट्रीट, ये इंग्लैंड का दिया हुआ है जी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ पायरेट्स लंदन का है ना। बैठकें जो होती थी वैसे ही होती थी। इन सेना को नौ सैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। अब वो जो है रॉबर्ट क्लाइव दक्षिण भारत मद्रास से निकला और उसके बाद आकर के बंगाल के नवाब से सौदेबाजी हुआ और आखिरकार 1857 में रॉबर्ट क्लाइव ने
आखिरकार 1857 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। देखिए हुआ क्या, जब मद्रास के क्षेत्र से, ठीक है, मद्रास के क्षेत्र से क्लाइव चलेगा अपने दल बल के साथ, कहाँ चलेगा, उत्तर भारत की तरफ, बंगाल को जीतने। जब हुगली नदी को क्रॉस करेगा ना, हुगली नदी को क्रॉस करेगा, नवाब को पता चलेगा कि हुगली नदी के पास आ गया है सेना, तो कुछ सेना को भेजेंगे कि जाओ ना, उसको तो ऐसे ही जीत लेगा। जब भेजते हैं तो उनका सेना हार जाता है। फिर भी रॉबर्ट क्लाइव झुक जाता है, रॉबर्ट क्लाइव माफी मांग लेगा, वही उल्टे आकर के सिराजुद्दौला से कहेगा, मालिक हम तो हार गए, लेकिन हमको सिर्फ एक काम कर, आप ही हारे हैं, लेकिन एक काम कर दीजिए, हमको सिर्फ इस क्षेत्र में व्यापारिक अधिकार दे दीजिए। सिर्फ इतना बोलता है रॉबर्ट क्लाइव, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, और माफ़ कर दीजिए जो है हमसे गुस्ताखी हुआ है। बेचारा सिराजुद्दौला जो है माफ़ कर देता है। अंततः कुछ संधि वगैरह भी करता है ना, संधि वगैरह होगा व्यापार को लेकर के। जब हार जाता है तो संधि वगैरह पर भी दस्तखत करना पड़ता है कि जो मुगल बादशाह छूट दिए हैं, उस छूट पर बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करने दीजिए। तो मतलब कुल मिलाकर के अपनी बातों में मनवा लेता है ब्रिटिश सिराजुद्दौला को। अब कुछ समय के बाद वो बंगाल में रह करके क्या करेगा, सिराजुद्दौला के जितना विरोधी रहेगा उसको सबको अपने पार्टी में कर लेगा। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जितना भी विरोधी रहेगा, चाहे वो हो जाए इसका अपना सेनापति मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर को भी अपना तरफ कर लेगा। इसका अपना मौसेरा भाई मौसी, अपना मौसेरा भाई राजबल्लभ हो जाएगा, है ना। फिर मौसी हो जाएगी घसीटा बेगम जिसका नाम रहेगा। जगत सेठ और अमीर चंद जैसे बंगाल के कुछ अमीर पैसे वाले लोग, है ना, अमीर चंद और जगत सेठ जैसे लोग को भी अपने तरफ कर लेगा। मतलब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ षड्यंत्र का गेम खेलता, षड्यंत्र का गेम खेलने के बाद सब लोग को जब अपने तरफ कर लेगा, उसके बाद अब लड़ने के लिए एक हॉलवेल द्वारा ब्लैक होल की घटना का एक नौटंकी करेगा कि तुम तो बड़े ही अजीब इंसान हो यार, तुम तो 150 ब्रिटिश को 150 ब्रिटिश को तुम एगो 10 बाई 10 के कमरा में बंद करके रात भर मार दिया सबको। और उसके बाद सिराजुद्दौला से अंततः लड़ने के लिए वो आतुर रहेगा। आखिरकार में 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी के मैदान में, हुगली नदी के किनारे है ना, उसके किनारे जो है वो सिराजुद्दौला लड़ाई होगा और सिराजुद्दौला की हार होगी। अब होता क्या है, सेनापति मीर जाफर जो है ना, वही नहीं लड़ाई में जाने देता है आधा सैनिक को जाने भी नहीं देगा। और ऊपर से अभी लड़ाई का परिणाम भी नहीं निकला था, इधर सिराजुद्दौला को सूचना दे देगा, महाराज आप हार रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप पटना निकल जाइए, मेरे बेटा के साथ है, मीरन नाम है उसका, आपको बचा कर रखेगा, वो सिक्योरिटी गार्ड है। सिराजुद्दौला जो है इसकी बातों में आ जाते हैं, पटना निकल जाते हैं, और मीरन मौका पाते ही सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। और उधर लड़ाई में तो हार हो ही चुका था। अब बनेगा बंगाल का नवाब कौन, मीर जाफर बनेगा, बाकी सबको ब्रिटिश निपटा देगा जिस ना लोगों को अपने तरफ रखा था, है ना। अब देखिए आगे का कहानी शुरू होगा किस प्रकार से, है ना। तो मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था, इस सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाएगा। बोले ना कि इसको देखो हुआ क्या था, ब्रिटिश बोल दिया था, राजबल्लभ को बोला था कि हम तुमको बना देंगे बंगाल का नवाब, इसको बोल दिया था हम तुमको बना देंगे मीर जाफर को कि हम तुमको बना देंगे बंगाल का नवाब। बनाता तो एक ही व्यक्ति को, मीर जाफर को बनाएगा, बाकी सबको मार देगा, है ना। संपन्नता का आश्वासन, अच्छा देखिए ये क्या है, थोड़ा सा हम इसका भी तह तक जाते हैं। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह में और अविश्वास को देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सम्राट को एक मुख्य विदेश मंत्री जो थे विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से एक चिट्ठी भेजी थी। अब देखो रॉबर्ट क्लाइव चिट्ठी भेज रहा है, किसको भेज रहा है, विलियम पिट जो एक विदेश मंत्री थे उनको चिट्ठी भेज रहा है। चिट्ठी में लिखा क्या है जो देखेंगे, ठीक है, देखिए क्या लिखता है, क्या बताता है। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्य कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बोल रहा है कि यह सत्ता जो है कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। रॉबर्ट क्लाइव बोल रहा है वो पत्र में, है ना।
अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या आप सालाना 20 लाख स्टार्लिंग की आमदनी और 3 प्रांत का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित होगा। वो बताना चाह रहा है रॉबर्ट क्लाइव कि इतना फायदा हो रहा है उसके बाद भी आप लोग चाहते हैं कि यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के वहाँ ब्रिटिश संसद में कुछ गलत अफवाहें या फिर शोर मचाया जाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कीजिए, इससे आपको भी फायदा होगा, ठीक है। यह करके वहाँ के विदेश मंत्री को पत्र लिखा रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। बंगाल के बहुत बड़े भूभाग पर इससे कब्जा कर लेता है और एक तरीके से भारत की औपनिवेशिक काली रात की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद है ना, भारत की गुलामी की जंजीरों में जकड़ना शुरू हो जाता है भारत, ये प्लासी की लड़ाई के बाद। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। अभी पिछले क्लास अभी तुरंत हम चर्चा किए कि मीर जाफर का जो बेटा रहेगा मीरन, इसका नाम रहेगा मीरन। मीरन को बोलेगा कि तुम जाओ पटना लेके जाओ, इनको निपटा देना रास्ते में, है ना। मीर जाफर को इसको सिराजुद्दौला को रास्ते में निपटा देगा। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं थी। उसको लग रहा था इस शासन चलाएंगे तो हम चलाएंगे कैसे, हमारा लाभ तो है व्यापार कमाना और पैसा कमाना, व्यापार करना। तो उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था ना। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। सही बात है कि राज्य को कब्जा में लेकर के शासन से इसको क्या मतलब था, इसको तो पैसा से मतलब था, भारत की संपदा से मतलब था। देखिए ना, आगे में भारत की संपदा का चर्चा करेगा। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्होंने भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता दिखावा करना पड़ता था। तो जो मीर जाफर जो था, जो कठपुतली नवाब जिसको बना लिया था, वो भी अब ब्रिटिश के इशारे पे अब चलना नहीं शुरू किया था। कहे कि बंगाल का राजस्व जो है खाली हो गया था। अब देखो हुआ क्या था, जैसे ही मीर जाफर जीता ना जी, मतलब मीर जाफर शासक बना, इसको 2-3 जगह की जमींदारी दे दिया गया, ठीक है। 24 परगना वगैरह का जमींदारी दे दिया गया ब्रिटिश को। अब उससे वो खुश नहीं हुआ, बहुत सारा उपहार दिया गया, लाखों करोड़ों रुपया उपहार दिया गया कंपनी को, रॉबर्ट क्लाइव को। उससे भी नहीं ये रॉबर्ट क्लाइव खुश हुआ। अब मीर जाफर का एक तरीके से बंगाल का खजाना ही खाली करता जा रहा था। कुछ होता था, खैनी खाना है, लाओ जी मीर जाफर 2 रुपया, ससुराल जाना है, लाओ जी मीर जाफर 5 रुपया। इस प्रकार का मतलब छोटा छोटा से काम से लेकर के भी, बीवी का साड़ी खरीदना है, लाओ रुपया, मतलब थोड़ा थोड़ा चीज के लिए वो पैसा मांगना शुरू कर दिया था, है ना। मीर जाफर से बंगाल का जो खजाना जो था वो खत्म होने का कगार पर था। और मीर जाफर बात से अब मुकर जाता है, तो कंपनी का विरोध किया, तो उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। उसका दामाद था मीर कासिम, है ना। जब वो जो मीर जाफर काम नहीं करने लगा तो उसका दामाद बोला, मालिक हम है ना, हम आपको देंगे रुपया, आपको कितना पैसा चाहिए। तो तुरंत ब्रिटिश बोला कि बनो भाई तुम राजा, तुम ही हमको देना पैसा, है ना। जब राजा बनेगा तो फिर से जमींदारी देगा बंगाल के कुछ क्षेत्र का ब्रिटिश को, पैसा वसूलने का, और फिर से उपहार देगा ब्रिटिश को। लेकिन मीर कासिम जो था ना जी, वो समझ चुका था कि ब्रिटिश जो है ये किसी का नहीं होने वाला है। वो क्या करेगा, अपना राजधानी बदल देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। देखिए अब मीर कासिम भी जब परेशान करा तो उसे भी बक्सर की लड़ाई में हरा दिया। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को दोबारा नवाब बना देगा, ठीक है। देखिए ये तो बहुत जल्दी कर दिया। जब मीर कासिम नवाब बनेगा तो अपनी राजधानी लेके चलाएगा मुंगेर, मुंगेर में लाएगा गोला बारूद बम बनाने का कारखाना लगाएगा। अब ब्रिटिश को लगेगा तुम वहां काहे चला गया जी, तो बोलेगा हमारा वहां के पानी नहीं पसंद आया, हवा पानी बदले लगे आए, तो कोई बात नहीं, ठीक है वहीं रहो। अब यहाँ बेचारा गोला बारूद बना रहा था, कट्टा बनवा रहा था कि ब्रिटिश का हम सामना करेंगे। उसको पता था कि ब्रिटिश किसी के बाप का नहीं होने वाला, उसको तो पैसा से मतलब है, कल हमको भी हटा करके किसी और को राजा बना देगा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ जब मुंगेर में एक व्यापारी आएगा गोला बारूद खरीदने के लिए, तब ब्रिटिश का दिमाग खुलेगा कि अरे मीर कासिम तो वहाँ क्या करता है रे, तुम हमारे लिए बर्बादी के लिए बम बना रहे हो तुम तो।
तो ब्रिटिश जब बोलता है ना, ब्रिटिश बोलता है तो गच्छबे न करेगा मीर कासिम, था छापा मारने के लिए कुछ दरोगा को भेजेगा राजा के यहाँ। अब भाई कितना हास्यास्पद घटना, एक राजा के यहाँ एक सिपाही छापा मार दिया करके, नीतीश कुमार के घरे पर जा करके एगो होमगार्ड के एगो कांस्टेबल छापा मार दिए, तो हास्यास्पद घटना ही है। 4-5 को जिसको भेजा छापा मारने के लिए मीर कासिम, उसको मार करके दफन कर दिया वहीं पे। अब ब्रिटिश बौखला गया। उसके बाद मीर कासिम एक और क्या करेगा, बंगाल में अभी तक टैक्स फ्री व्यापार सिर्फ ब्रिटिश करता था। अब भारतीयों व्यापारी को भी बोला कि अब तुम भी टैक्स फ्री व्यापार करो, बराबरी का अधिकार दे दिया। ब्रिटिश को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई हमारे बराबरी में भारतीय व्यापारी आ गया, अब हमारा फायदा तो घट जाएगा। तो अब वो क्या करेगा, मीर कासिम को धमकाएगा और जबरदस्ती उसको बोलेगा टैक्स लगाने के लिए, वो नहीं सुनेगा तो कहेगा जाओ अब तुम नवाब नहीं रहा बंगाल का, फिर से दोबारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देगा और मीर कासिम को मारने के लिए सेना भेजेगा। मीर कासिम लड़ेगा वही मुंगेर में और हार जाएगा, तो वहां से भागेगा पटना, पटना भागेगा और पटना से भागते हुए पहुंचेगा अवध। अरे अवध पहुंचेगा तब वहां रंगरलियां चल रहा था, है ना, रंगरलियां चल रहा था। मुगल बादशाह थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। उसी के साथ मिलेगा जाकर के और कहेगा महाराज बाहर भारत को तो बर्बाद कर दिया है, ब्रिटिश को मारिए और भारत से बाहर निकालिए, है ना। तो तीनों मिल करके 1764 में बक्सर के मैदान में ब्रिटिश से लड़ेगा। ठीक है, दोबारा हार जाता है यहाँ, यहाँ भी दोबारा हार गया तीनों। सोचो कितना बड़ा फेलोरिटी है, एक मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब, लखनऊ के नवाब, तीनों हार जाते हैं। कितना बड़ा फेलोरिटी है एक तरीके से। जब तीनों हार जाते हैं तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा 3 क्षेत्र की जमींदारी ब्रिटिश को देनी पड़ जाती है। मतलब भारत का जो बचा खुचा जो उम्मीद था, कि उपनिवेश की काली रात से बचने का थोड़ा मोड़ा चांस था, वो भी छा गया, वो भी खत्म हो गया। इतिहासकार लिखता है कि बक्सर के लड़ाई के बाद भारत की उपनिवेश की काली रात की शुरुआत होती है ना। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। मीर जाफर जब दोबारा नवाब बनता है तब उसको हर महीना 5 लाख रुपया देना था। देखो मतलब क्या बेहूदगी है, कितना पैसा ही खींच रहा है भारत से, काहे के लिए, तो कंपनी को अपने सैनिक खर्चे से निपटने के लिए। मतलब बंगाल के नवाब का सेना को खत्म कर दिया और ब्रिटिश अपना सेना रखता था, बोलता था यही नवाब का काम करेगा सैनिक का, इसके बदले में आप 5 लाख रुपया हमको मंथली दीजिएगा, ठीक है। व्यापारिक जरूरतों व अन्य खर्च को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। मतलब कंपनी जो है वो कामधेनु गाय समझ लिया था, किनको, मीर जाफर को। जब इच्छा होता था पैसा मांग लेता था। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा ज्यादा कमाई चाहती थी। मतलब वो कहता है ना जी, तन की 100 बंदी से मन पे लगी न रोक, तन को 2 गज कोठरी मन को पूरा लोक, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो ब्रिटिश का जो था वो महत्वाकांक्षा बढ़ता चला जा रहा था। मन को तीनों लोक में भी संतुष्टि नहीं मिलता है ना। मन हमारे आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधन है, लेकिन लालच की पूर्ति के लिए नहीं, गांधी जी का कथन है, ठीक है। तो लालच ब्रिटिश का बढ़ता जा रहा था और इसी कारण उसका पूर्ति हो ही नहीं पा रहा था। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाब के स्थान पर खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने अब सीधा अपना हाथ में ले लेगा शासन। ऐलान किया कि अब हमें खुद नवाब बनना पड़ेगा, ले बोले ना। आखिरकार में 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। मतलब 1765 का जब बक्सर की लड़ाई में हार होगा तो मुगल बादशाह बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी पूरा दीवान ही कंपनी को नियुक्त कर देंगे। दीवानी मिलने के कारण कंपनी ने बंगाल का विशाल राजस्व संसाधन नियंत्रण में ले लिया। इस तरह कंपनी अपनी पुरानी समस्या हल हो गई और 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता चला गया, है ना। मतलब अब जो था वो उसका रास्ते में जो आने वाला समस्या जो था, वो एक अधिकार वगैरह का समस्या जो था, सब समाप्त हो चुका था। लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाकर सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत से बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। दिक्कत यह था कि ब्रिटेन से उसको सोना चांदी लाना पड़ता था, उसके बदले में यहाँ से खरीदना पड़ता था सामान। काहे कि ब्रिटेन से कुछ ला करके बेच नहीं सकता था, भारत को कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ता था, भारत आत्मनिर्भर था, है ना। तो होता क्या था, सोना आता था पहले वहां से ब्रिटेन से, ठीक है। सोना आता था कहाँ, भारत।
भारत से बदले में मसाला जाता था ब्रिटेन, ठीक है, मसाला, सोना रह जाता था भारतीय में, मसाला हर साल उपजा लेते थे, हर साल भेज देते थे वहां। अब क्या करेगा ब्रिटिश जो है, भारतीय से टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट कर लेगा। अब सोना ले लेगा कहाँ से, भारतीय से, और इसी से मसाला खरीदेगा और इसी से भेज देगा। ब्रिटेन से जो सोना आ रहा था वो अब आना बंद हो गया, ठीक है। भारत में टैक्स कलेक्ट किया भारतीय में, और इसी से टैक्स के पैसा से मसाला खरीदा और ब्रिटेन भेज दिया। मतलब शुद्ध लाभ अब कंपनी को मिलने लगा था, ठीक है। सोना निकासी का काम होने लगा, और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। बोले ना, अब वहां से टैक्स जो कलेक्ट करता था वही पैसा से मसाला खरीद करके ब्रिटेन भेज देता था। ब्रिटेन से सोना लाने का आवश्यकता अब नहीं था। अब भारत में होने वाली आमदनी के सारे कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौज को संभाल सकती थी, और कलकत्ते के किले और दफ्तर के निर्माण में लागत भी उठा सकती थी, है ना। तो ये स्थिति होता है कंपनी का। चलिए, तो नवाब की शिकायतें क्या थी। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा था। जब वो पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्हें सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने की थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। यानी कि सब ब्रिटिश जब शुरू में आया था तो वह सरकार से विनती किया था कि मालिक तनी सा हमरा जमीन दे दीजिए, हम व्यापार करेंगे, गरीब आदमी 2 रुपया कमा लेंगे, तो आपको कोई तकलीफ है क्या। लेकिन वही समय के साथ साला ही नौटंकी करना शुरू कर दिया। उन्होंने जब जमीन मिल गई तो उन्हें वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए और नदी से जुड़ते हैं। मतलब ये गड्ढा जो है वो नदी से जुड़ता था, और नदी से व्यापार के माध्यम से जल द्वारा व्यापार करना शुरू किया। और दीवार पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। अब उन्हें बहुत सारे सौदागर और अन्य लोग के महत्व रहने के लिए तैयार कर लिया। वो क्या कर लिया, बहुत सारे लोगों को अपने तरफ से मिला लिया था, और उसके बाद अपने तरफ से तो मिलाया, और कुछ सौदागर से वो खुद टैक्स भी कलेक्ट कर लेता था। ले, टैक्स भी वसूलना शुरू कर लिया, है ना। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे थे, है ना। एक तरीके से जो व्यापार करने आई कंपनी, जमीन मांगा, पहले व्यापारी करने आया, व्यापारी बना, ठीक है। व्यापार से अब वो जमीन मांगा, है ना, जमीन पर कब्जा कर लिया, किला बनाएगा इस पे, किला बनाया। किला बनाने के बाद सैनिक रखा, सैनिक के बाद संपूर्ण देश पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भारत पर अधिकार करता चला गया एक व्यापार करने आई कंपनी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक व्यापार करने आई कंपनी एक शासक बन बैठा। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कैसे नवाब बने, ये हम अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना जाएंगे। अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों से शेयर करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहेंगे। ये हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।